हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर। आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज। और ये आपका जो 3 मार्च का जो पेपर होने वाला है, ये समझ लीजिए कि वो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आने वाले हैं। और प्रश्न इतने लाजवाब लेकर आया हूं कि आप जब वीडियो को पूरा देखोगे अंत तक तो आपको खुद पता चलेगा कि ये वाले क्वेश्चंस तो आपके टीचर ने कराए ही नहीं होंगे। ठीक है, और न यकीन ना आए तो आप देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत अल्टीमेट हैं। आप बिल्कुल भी बिना देर किए इन प्रश्नों को देख लेना। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि भैया चुपके से देख लो, सीक्रेट बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। डायरेक्ट बताऊँगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, कन्फर्म आएंगे। और ये प्रश्न वो हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपका है ये वाला, स्टेम कोशिका क्या होती है। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है ये, हल्के मत लेना। तो बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो तथा इन कोशिकाओं के भिन्नित से अन्य विशिष्ट कोशिकाएं बन सकें, उसी को हम कहते हैं स्टेम कोशिका। ठीक है, और अगर मान लो 1 नंबर में आ जाए तो लिखेंगे एक स्टेम कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करने में सक्षम होती है। 1 नंबर में आए तो इतना लिख देना। वैसे स्टेम कोशिका मोस्टली 3 नंबर में आती है। ठीक है, वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना और हर थ्योरी, हर वर्ड को आप रिवाइज करके जाना, जिससे कि पेपर से पहले आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकें। मानव में विभिन्न रोगों के उपचार हेतु स्टेम कोशिका का अत्यधिक महत्व है। मतलब अगर मनुष्य के अंदर कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को हम स्टेम कोशिका के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम जानते हैं। पहला है हृदय रोग, पेशी हृदय स्तर रोध गलन, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। रोग के उपचार हेतु अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके हृदय पेशी कोशिका तथा ऊतकों को बनाया जाता है। मतलब हम हृदय से संबंधित जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम स्टेम कोशिका के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके सामने है त्वचा निरूपण। आग या अम्ल से झुलसी त्वचा का निरूपण त्वचा की स्टेम कोशिका से तैयार त्वचा द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मान लो जल जाते हैं या मान लो झुलस जाते हैं किसी अम्ल वगैरह से, तो उनकी त्वचा बेकार हो जाती है। तो उस त्वचा को भी हम स्टेम कोशिका से तैयार त्वचा द्वारा उसका हम निरूपण कर सकते हैं। रुधिर कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। रुधिर कैंसर रोगी में कीमोथेरेपी से अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है, जिससे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जाता है। तो आपको बता दें स्टेम कोशिका के बारे में 4 पॉइंट लिख देना, काम चल जाएगा आपका। कॉर्निया प्रत्यारोपण में ट्रांसप्लांट कॉर्निया का, तो कॉर्निया के खराब हो जाने पर स्टेम कोशिका द्वारा विकसित कॉर्निया का प्रत्यारोपण करके उसे ठीक किया जा सकता है। इस विधि को होलोक्लोर कहते हैं। क्या बोलेंगे, होलोक्लोर। तो इस तरीके से आपने स्टेम कोशिका देखा, 4 आपने इसके उपयोग भी देख लिए, 4 बीमारियों को भी ठीक कर लिया। तो आप एक काम करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि इस वीडियो को रोक कर हर एक प्रश्न को समझते हुए तब जानना। ठीक है, 4 ही कर लेना, 4 बहुत हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जीन चिकित्सा क्या है, यह एंजाइम चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य के लिए इसके 2 उपयोग बताओ। जीन चिकित्सा पर टिप्पणी करो। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका से हो सकता है, लेकिन आपको आंसर क्या देना है बताता हूँ। जीन चिकित्सा, इसके अंतर्गत त्रुटिपूर्ण का मतलब जिसमें गलती हो रही है, जिस जीन्स में प्रॉब्लम है। त्रुटिपूर्ण जीन्स में वांछित
अवांछित न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। अवांछित न्यूक्लियोटाइड मतलब कोई बेकार का न्यूक्लियोटाइड है जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा है। वांछित न्यूक्लियोटाइड का मतलब अच्छा न्यूक्लियोटाइड है जो बीमारी को दूर करेगा। एंजाइम चिकित्सा में आवश्यक एंजाइम को प्रवेश कराकर रोगों से निजात पाया जाता है। मान लो आपके शरीर में कोई एंजाइम की कमी हो गई है तो उस एंजाइम को बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे कि जिस एंजाइम की कमी हुई है उस एंजाइम को शरीर के अंदर डालकर आपकी बीमारी को सही किया जाता है। जीन चिकित्सा में त्रुटिपूर्ण या अवांछित जीन को जीनोम से हटाया जाता है और वांछित जीन को प्रवेश कराया जाता है। मतलब जो जीन ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसे हटा देंगे और दूसरा हम जीन डाल देंगे। एंजाइम चिकित्सा में जिस विशेष एंजाइम की अनुपस्थिति में कार्य नहीं हो रहा है उसी एंजाइम को प्रवेश कराकर कार्य संपन्न किया जाता है। मान लो हमारे बॉडी के अंदर कोई एंजाइम था, उस एंजाइम की कमी से कार्य नहीं हो पा रहा कोई, तो हम उसी एंजाइम को डाल देंगे जिससे कार्य वो आसानी से हो पाए। इस तकनीक द्वारा डीएनए की संरचना को पुनर्योजित किया जाता है। इस कारण इसे पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। ठीक है ना। आज का मौसम आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा कि कितना बदल चुका है, बारिश भी हो रही है आज तो। इस तकनीक द्वारा मानव इंसुलिन वृद्धि हार्मोन उत्पादन किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, मानव इंसुलिन का उपयोग डायबिटीज़ के पेशेंट में किया जाता है। हाँ, वृद्धि हार्मोन का जो नाटे लोग होते हैं, ठीक है, गट्टे लोग होते हैं, उनमें किया जाता है। इस तकनीक द्वारा विभिन्न रोगों के टीकों का उत्पादन किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका भी बनाते हैं। तो दो उपयोग भी आराम से लिख सकते हो। वीडियो को रोकना, पॉज करना और यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उनको अच्छे तरीके से देख कर जाना, पढ़ कर जाना। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो प्रश्न है देखो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना, सिकल सेल एनीमिया, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन थैलेसीमिया जो है इसे भाई बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पेपर आज कितनी तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, 28 है, 1 है, आज तो 1 तारीख है, अभी 2 दिन बाकी बचे हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे रिलेटेड तुम लिख तो पाओगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप तभी लिख पाओगे जब क्वेश्चन कहीं आपने सुन रखा होता है, देख रखा होता है ना। तो यह है बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। रक्त रोग मतलब खून से संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में अनियमितता हो जाती है। तो हमारे शरीर के खून के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है वो ठीक से नहीं बन पाती, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मतलब रक्त क्षीणता मतलब रक्त की कमी के लक्षण आ जाते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। मतलब जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है उसके बाद में इस बीमारी की पहचान हो पाती है ना। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। मतलब ये ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसका इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितनी प्रोटीन है? 2, अल्फा और बीटा। थैलेसीमिया इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में अनियमितता से हो जाता है। मतलब ग्लोबिन निर्माण जब ठीक से नहीं हो पाता ये बीमारी तब होती है, जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं तेज़ी से नष्ट हो जाती हैं। मतलब आरबीसी जो होती हैं वो तेज़ी से नष्ट हो जाती हैं। रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। मतलब खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि बार बार जो पेशेंट है उसको हमें खून चढ़ाना पड़ जाता है। रक्त की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। जब खून की कमी ज़्यादा हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, जिससे बार बार रक्त चढ़ाने के कारण समस्याएं पैदा होंगी। देखते हैं क्या समस्या है। देखिए, रोगी के शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा हो जाता है, जो दिल, यकृत, फेफड़ा में पहुंचकर प्राण घातक होते हैं। मतलब उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, इस बीमारी के लक्षण।
सूखता चेहरा मतलब जो चेहरा है वो सूखता जा रहा है। लगातार बीमार रहना, बच्चा है मान लो लगातार बीमार रह रहा है। वजन ना बढ़ना मतलब वजन बच्चे का बहुत कम है। इसी तरह के लक्षण बच्चों में थैलेसीमिया रोग पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने है सावधानी और बचाव। एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में अत्यधिक बाहरी रक्त चढ़ाने पर दवाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको बता दें इस कारण इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आप देखो सही इलाज न करने पर 25 व इससे अधिक जीने की आशा हो सकती है। जैसे जैसे पेशेंट की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे रक्त की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तो विवाह से पहले महिला और पुरुष के रक्त की जांच करवा लें। गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच कराएं। रोगी की हीमोग्लोबिन 11 से 12 बनाए रखने दें और समय पर दवाई लें और इलाज पूरा करवा लें, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो देखो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है ये थैलेसीमिया। ठीक है ना, आप अच्छे तरीके से थैलेसीमिया को पढ़ के जाना, अच्छे तरीके से समझ कर जाना, जिससे कि ये है कि अगर पेपर में आ जाए तो बड़े आराम से आप बना तो पाओगे। देखो जब किसी चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, ठीक है, तो हम आसानी से उसे बना पाएंगे। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ के बारे में ना देखा है ना सुना है तो बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है और ये पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद चयनवाद पर टिप्पणी करो। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। कभी कभी एक नंबर में तो इतना ही आ जाता है कि प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया, तो बोलेंगे डार्विन ने दिया था, एक नंबर में आया है। चलो, इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी जीवधारी के अंदर ये क्षमता है कि वो आराम से ज़्यादा जीवों को उत्पन्न कर पाएँ। ठीक है, इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो भैया जीवधारी हैं तो जीवधारी तो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब जितने भी जीवधारी हैं वो अपना जीवन यापन करेंगे तो उसके लिए संघर्ष पैदा होगा। क्या पैदा होगा? संघर्ष। ये संघर्ष प्राय समान आवश्यकताओं के लिए होगा। तो जितने भी जीव पैदा हुए हैं वो उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होंगी, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। तो जब वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं देखने को पाई जाती हैं। तो अलग कुछ दिखाई देगा तभी ये मतलब कि ये काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए, ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जा सकती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं और ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सहन करने में सक्षम होते हैं। तो आपको बता दें, वातावरण में परिवर्तन जो होता रहता है और जो जीवों ने अपने आप में बदलाव कर लिया है तो भैया उन्हीं में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैसे देखने में नहीं मिलेंगी। तो मैंने आपको प्राकृतिक वर्ण बता दिया है। इस वीडियो को रोक कर
ये प्राकृतिक वर्ण को आप अच्छे तरीके से इसके जो थ्योरी है इस थ्योरी को 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बड़े आराम से छप जाएंगे, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पढ़ के जो जाना प्राकृतिक वर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला डार्विन के चयन सिद्धांत के परिच्छेद में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोधी का स्पष्टीकरण कीजिए। इसका आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बस 1-2 बार से पढ़ लेना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये पेपर में बहुत आ रहा है। कारक मतलब कैंसर पेपर में आता है। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं या जैविक हो सकते हैं। मतलब भौतिक, रासायनिक या जैविक में से कोई सा भी हो सकता है कैंसर को उत्पन्न करने के लिए। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। मतलब जिससे हमें कैंसर होता है उसी को हम कैंसरजन बोल देते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरजन कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण है। आपने सुना भी होगा किसी को गले का कैंसर है ना, जीभ का कैंसर, ब्लड कैंसर, हड्डी का कैंसर, ठीक है, लिवर कैंसर है ना, बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती हैं। तो कैंसर क्या है? जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित कोशिका विभाजन करती हैं तो वही कैंसर कहलाती है। ठीक है, रोकथाम कैसे रोकोगे? तो कैंसर के उपचार के लिए शल्यक्रिया, मतलब जहाँ पर कैंसर हुआ है, जहाँ गांठें बनी है, ऑपरेशन द्वारा वो गांठ निकाल दी जाएगी। विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन भी बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए तो आपको बता दें, ये कैंसर जो है पेपर में 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पेपर में आएगा कैंसर पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, कोशिकाओं के अनियमित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली अविभेदित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण उपचार बताओ, है ना। मलेरिया का नियंत्रण कैसे होगा? रोग वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं? मतलब मेरा कहने का है कि भैया मलेरिया के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो मलेरिया रोग का रोगजनक होता है एक प्रोटोजोआ जीव। उस प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जब मनुष्य के अंदर चला जाता है तब मलेरिया होगा। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं। तो पेपर में ये 4 जातियां पूछ लेता है मलेरिया की, तो इसे आप बता सकते हैं। ठीक है, जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है। एक बात और सुनो कि मादा एनाफिलीस सुना होगा तुमने, मादा एनाफिलीस, ठीक है, एक मच्छर होता है, उस मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी फैलती है ना। जब किसी को मलेरिया हो जाएगा तो शरीर में लक्षण क्या आएंगे? सुनो, रोग में रोगी की भूख मर जाएगी, मतलब भूख नहीं लगेगी उसे। तीव्र ज्वर चढ़ेगा, मतलब तेज बुखार आएगा। पेट में कब्ज बन जाती है, जी मिचलाता है, मुंह सूखने लगता है, रोगी के सिर में, पेशियों में, जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे सामान्य से लक्षण हैं जो आपके मलेरिया में हो जाते हैं। ठीक है, चलो उपचार देखो। मलेरिया के उपचार में 300 वर्षों से क्यूनेन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को नष्ट कर देता है। तो क्यूनेन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ भी हमने बना ली हैं, जैसे कि आपको बता दें, एट्रीब्रेन है, बेसोक्यून है, एमक्यून है ना, या रिसोचिन है, कोमोक्यून है, क्लोरोक्यून है। ये कुछ ऐसी दवाएं जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हम बात करते हैं नियंत्रण की। तो अगर मान लो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, हाथी पाँव है, ठीक है,
तो इन बीमारियों से हमें बचना है तो क्या करना चाहिए? तालाब व गड्ढों में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जो अपने अंडे देता है पानी में देता है। घरेलू कूलर आदि में पानी की सफाई रखें, 2-3 दिन में पानी बदल दें। नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थान पर मच्छर का जनन स्थान के लिए मिट्टी का तेल डाल दें। वहाँ पर मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को, बतखों को पानी में छोड़ दें। जो ट्रिकुलेरिया जो पादप है उसे हम तालाब में छोड़ दें, जिससे कि ये मच्छरों को मारकर खा जाए, जिससे कि मच्छर अपनी संख्या ना बढ़ा पाए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है? अच्छा प्रश्न है। या जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीवधारी जो हैं उनके बारे में हमें बात बतानी है। चलो बता देंगे। जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। कैसे हैं? जैविक घटक हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, जिससे वहाँ पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए हमें वन्य जीवों को मारना नहीं चाहिए और बचाना चाहिए। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदमों को देख लेते हैं, ठीक है, जो काम आएंगे आपके। पहला कदम, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद करो फुल फॉर्म, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं का सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना और पर्यवेक्षण करना है। तो ये जो है ये इंडिया की है। ये पेपर में आएगा IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। दोबारा बोलो, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, IBWL। वन्य जीवन भारतीय परिषद का गठन भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही किया गया है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जंतु विहार और चिड़ियाघर जो होते हैं उनको आसानी से बनाना और जीवधारियों को क्या करेंगे? हम संरक्षित करने का काम करेंगे। ठीक है, आगे देखें सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान में जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब हम लोगों को जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा हमारे कानून में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अनाधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जंगलों को ज़रूरत से ज़्यादा काटना शुरू कर दिया है, तो ऐसा हमें नहीं करना। वृक्षारोपण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वातावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसे लाल आंकड़ा की किताब, जिसे रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जा रहा है। मतलब रेड डाटा बुक में ये वाली बात बताई जाती है कि ऐसे कौन कौन सी जानवर हैं जो लगातार जिन पर संकट आता जा रहा है या जो विलुप्तता की कगार पर आ गए हैं। ठीक है, स्वयं अयोग्यता क्या है? स्वयं अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वयं परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती? बहुत सिंपल है, क्लास में पढ़ाया है। स्वयं अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वयं परागण नहीं होता, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। पहला, विषम रूपी। इस प्रकार की स्वयं अयोग्यता में एक ही जाति के पौधों के वर्तिकाग्र पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता, ना बीज बन पाता है, ना फल बन पाता है। बात करें हम दूसरी वाली समकारी होमोमॉर्फिक बोलते हैं। इस प्रकार की स्वयं अयोग्यता विरोधी एस एलील द्वारा होती है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप स्वयं अयोग्यता वाली जातियों में स्वयं परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्व अयोग्यता में स्व परागण नहीं हो पाएगा, पर परागण आसानी से हो जाएगा। वीडियो को रोकना और इसे पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं। नर केंद्रक के संलयन के बाद केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। कहाँ पर होगी? भ्रूणकोश में। इसमें ध्रुवीय केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक, इसी को बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक और नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। आपको बता दें भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, तो इसलिए हम इसे दोहरा निषेचन भी बोल देते हैं, जिसकी खोज नवाश्चंद्र की थी, है ना। एक बात और कि जब नर केंद्रक मादा केंद्रक का संलयन होता है तो वहाँ पर युग्मनज बनेगा और युग्मनज से आगे चलकर भ्रूण बनेगा। और यहाँ पर त्रिसंलयन जो हुआ है, त्रिसंलयन के बाद भ्रूणपोष बनेगा। और भ्रूणपोष कैसा होता है तो बोलेंगे ये त्रिगुणित होता है और इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने आप लोगों को और बता दी है। आगे देखेंगे बीजपत्राधार, बीजपत्रों पर एक में अंतर। तो यहां से शुरू करना। मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीजपत्राधार कहलाता है, जबकि प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग बीजपत्रों पर कहलाता है। तो एक तरफ मूलांकुर के ठीक ऊपर है, दूसरी तरफ प्रांकुर के ठीक नीचे है ना। इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है, इसकी समाप्ति प्रांकुर में होती है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूटेलम के प्रांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना प्रांकुरचोल कहलाती है। दूसरी तरफ स्कूटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली परत मूलांकुरचोल कहलाती है। यह प्रांकुर को ढकती है, यह मूलांकुर को ढकती है। तो हो गया ना एक आराम से, है ना। इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। चलिए देखो पर परागण से होने वाले लाभ और हानि, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। पहले आप स्व परागण जो है इसके जो लाभ हैं, यहाँ पर ये लाभ दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि पर परागण जब होता है तो पौधों में क्या लाभ होगा। ले लिया। पर परागण से होने वाली हानि, हानि का मतलब जो नुकसान है वो यहाँ पर दे रखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़कर चले जाना, ठीक है। ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्तनियों में अपरा तथा जरायुज तथा आवल, मतलब ये अपरा प्लेसेंटा है जो माँ को भ्रूण से जोड़ने का काम करता है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। बस ये एक बार क्या काम करना है, ये बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बस रिवीजन करके जाने हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। एक और पार्ट लेकर आऊँगा मैं इसका, ठीक है।